इमरती को अपनी बहू की बस एक ही कमी चुभती थी कि वह मोमोज पिज्ज़ा बहुत खाती थी। शुरू के कुछ दिन तो निशा ने अपनी इच्छा को दबाए रखा, लेकिन समय के साथ वह इच्छा परवान चढ़ने लगी। मम्मी जी, मैं अपने लिए पिज्ज़ा बना रही हूँ, आप भी खाओगी क्या? आज फिर से पिज्ज़ा? कल तो बनाया था। बहू, रोज रोज पिज्ज़ा खाने से तुम्हारा दिल नहीं भरता? ठीक है, तो मैं आपके और रोहन के लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। जब देखो पिज्ज़ा ही पिज्ज़ा, मोमोज ही मोमोज, पता नहीं क्या बवाल हो गया। बहू, ये चीज़ें कभी कभी सही रहती हैं, रोज रोज खाने से तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, मैं क्या करूं, खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। मोमोज पिज्ज़ा खाने के लिए मन इतना मचल जाता है कि खुद को रोक ही नहीं पाती। मेरा तो समझाने का फर्ज है, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। निशा और रोहन की शादी को 1 साल बीत गया। अब इमरती को दादी बनने का इंतजार था और एक दिन ये खुशखबरी मिल ही गई। मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। बहू, अब अपना अच्छे से ध्यान रखो, खूब खाओ और खूब अच्छी नींद लो। तुम्हारा कुछ खाने का मन हो तो बोलो, मैं बना देती हूँ। मम्मी जी, जो मेरा खाने का मन है वो आप बना ही नहीं पाओगी। मैं ना अभी ऑनलाइन मोमोज और पिज्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। सच्ची बहुत मन कर रहा है। रुको, खबरदार, अगर पिज्ज़ा खाया तो? जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम ये पिज्ज़ा वीज़ा कुछ नहीं खाओगी, और मोमोज वो तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ ये अन्याय कैसे कर सकती हो? जैसे मैं रोहन के बिना नहीं जी सकती, वैसे ही पिज्ज़ा के बिना नहीं जी सकती। मेरी बात तुम्हें माननी होगी बहू, वरना मैं तुम्हारे मायके वालों को बुला लूंगी। हाँ हाँ, महीने में सिर्फ 1 बार खा सकती हो, वो भी थोड़ा सा। निशा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। वो आंखों में आंसू भरते हुए बोली, कितना बदनसीब है मेरा बच्चा। इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी माँ का पिज्ज़ा छूट गया। अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। अरे, मम्मी जी ने मुझे घर में मोमोज पिज्ज़ा खाने के लिए मना किया है और बाहर रोहन नहीं खिलाएंगे। लेकिन मोमोज पिज्ज़ा की ऑनलाइन सर्विस तो रात में भी होती है। क्यों ना जब मम्मी जी और रोहन गहरी नींद में सो जाएं, तब मैं मोमोज पिज्ज़ा ऑर्डर करूं। फिर क्या था, निशा ने रात में मौका देखते ही मोमोज पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। रात के 1:30 बजे डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया। वह बोला, हेलो मैम, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप अपना पिज़्ज़ा लेने बाहर आ जाइए। ठीक है भैया, लेकिन कोई आवाज़ मत करना। अगर घर में किसी ने रात में पिज्ज़ा लेते हुए देख लिया तो मैं तो गई समझो। ओके मैम, आप जल्दी बाहर आइए। निशा बाहर गई और पिज्ज़ा को लेकर चुपके से अंदर आ गई। उसने बालकनी में बैठकर बड़े आराम से मोमोज पिज्ज़ा खाया और अब तो उसका रोज़ का काम हो गया। वह रात में रोज़ मोमोज और पिज्ज़ा मंगाने लगी। एक दिन इमरती सोई हुई थी। निशा जैसे ही धीरे धीरे मोमोज और पिज्ज़ा लेने के लिए बाहर निकली, तभी इमरती की आंख खुल गई। उसकी नज़र सामने टंगी घड़ी पर गई, जिसमें 1 बजा था। फिर उसे पायल की आवाज़ आई, छम छम छम। वह डर गई। वह बड़बड़ाई, हे प्रभु, रात के 1 बजे ये छम छम की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो हमारे घर से ही आ रही है। लगता है हमारे घर में कोई भूतनी है। किसकी आत्मा हमारे घर में घूम रही है? हाय! यह कहकर उसने कसकर आंखें बंद कर लीं और चादर से मुंह ढक लिया। जैसे ही निशा अपने कमरे में गई, आवाज़ बंद हो गई। लेकिन इमरती अभी भी डरी हुई थी। अब तो रात के 1 बजते ही उसकी आंख खुद ब खुद खुल जाती और वह निशा की पायल की छम छम को भूतनी की आहट समझकर डरती रहती। एक दिन, मम्मी जी, आजकल आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हो, क्या बात है? बहू,
अगर मैं कहूँगी तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगी, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। बहू, मुझे लगता है हमारे घर में किसी आत्मा का वास है। रोज रात में 1 बजे के बाद पायल बजती है। मुझे बहुत डर लगता है बहू। निशा समझ गई कि क्या माजरा है। वह बात को संभालते हुए बोली, मम्मी जी कहते हैं 12 से 3 के बीच का समय भूत प्रेतों का होता है। आपको ऐसे समय में जागना नहीं चाहिए। कहती तो सही हो बहू। निशा कुछ महीने इसी तरह अपनी सास और रोहन को धोखा देकर मोमोज पिज्ज़ा खाती रही। एक दिन डिलीवरी बॉय ने पूछा, मैम मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात में मोमोज पिज्ज़ा क्यों मंगाती हैं? निशा रोनी सूरत बनाती हुई बोली, भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा मोमोज पिज्ज़ा खाने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरी सासू माँ मुझे खाने ही नहीं देती। अरे आप रोइए मत, मैं समझ गया। आपकी सास बहुत बुरी हैं, है ना? एक दिन इमरती ने सोचा, आज चुपके से इस भूतनी को देखती हूँ, न जाने ये लोग कैसे दिखते हैं। रात के 1 बजे के बाद इमरती ने देखा कि निशा चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। वह भी चुपके से पीछे से गई और देखा कि वह एक लड़के से कुछ कह रही है। तुम समय के कितने पाबंद हो, जरा भी लेट नहीं होते। मैं आपके लिए नहीं, आपके होने वाले बच्चे के लिए समय से आता हूँ। जब तक आप बुलाओगी मैं आता रहूँगा। इमरती मुंह पर हाथ रखे जल्दी से कमरे में भाग आई। वह बोली, हे प्रभु, यहाँ कोई भूत वूत नहीं। ये तो मेरी बहू रात में किसी लड़के से मिलने के लिए बाहर निकलती है। वो कह रहा था कि मैं आपके बच्चे के लिए यहाँ आता हूँ। हाय, यानी कि ये बच्चा उसका है। राम 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 राम। मेरा रोहन उसे कितना प्यार करता है और वो उसको सुलाकर किसी गैर मर्द से मिलती है। इमरती ने सोचा कि वह दिन निकलते ही निशा का भांडा फोड़ देगी, लेकिन क्या उसकी बात पर रोहन विश्वास करेगा? फिर उसने सोचा कि क्यों ना उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। अगले दिन मौका मिलते ही इमरती रोहन से बोली, रोहन तुम कितने सीधे हो बेटा। जानते हो तुम्हारी पीठ पीछे पीछे तुम्हारी पत्नी क्या गुल खिला रही है। रात के 1 बजे उससे एक लड़का मोटरसाइकिल पर मिलने आता है। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ बेटा। यकीन ना हो तो आज रात अपनी आंखों से देख लेना। इमरती और रोहन योजना के अनुसार सोने का नाटक करते रहे और जैसे ही निशा उठी वो दोनों धीरे से उसके पीछे पहुंच गए। जैसे ही डिलीवरी बॉय आया, इमरती ने एक मोटा सा डंडा उसकी पीठ पर मारा और बोली, तू ही है वो जो रात में मेरी बहू से मिलने आता है। वह लड़का इमरती को देखता ही रह गया। इमरती दूसरा डंडा मारने ही वाली थी कि रोहन ने उसे पकड़ लिया और बोला, मम्मी आप सिर्फ लड़के को देख रही हो, जरा निशा के हाथ में देखो क्या है। क्या? पिज्जा? इसका मतलब यही मम्मी जी कि आपके डर की वजह से मुझे रात में पिज्ज़ा मंगवाना पड़ा। आप तो जानती ही हैं कि मुझे पिज्ज़ा कितना पसंद है। तो मैंने तुम्हें मना कब किया था? महीने में 1 बार खाने के लिए कहा तो था। अभी बेकार में इस बेचारे की हड्डी पसली टूट गई होती। जा बेटा तू जा और मुझे माफ़ कर दे। मुझे गलत फहमी हो गई थी। और तुम चलो, मैं तुम्हें अंदर चलकर समझाऊंगी। वो तीनों अंदर आ गए। इमरती ने उसे समझाया, मोमोज और पिज्ज़ा मैदे का बना होता है बेटा, और उस पर जो सॉस और बाकी के सामान लगे होते हैं वो सब तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बार बच्चा हो जाए फिर जितना मन करे मोमोज पिज्ज़ा खाना। सोच कर देखो, अगर बच्चे को तुम्हारे मोमोज पिज्ज़ा की वजह से कुछ हो गया तो? नहीं मम्मी जी, मुझे आपकी बात अब समझ में आ गई है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं ना अब मोमोज पिज्ज़ा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी।
मन करेगा तब भी नहीं। चलो, तुम्हें अक्ल तो आई मेरी मोमोज पिज्ज़ा खाने वाली बहू। और उसके बाद निशा ने मोमोज पिज्ज़ा खाना छोड़ दिया और कुछ समय बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तो क्या समझता है दीपक, तो किसी भी राह चलती लड़की का हाथ पकड़कर घर ले आएगा तो हम उसे अपनी बहू मान लेंगे? नीता कोई राह चलती लड़की नहीं है पिताजी, मेरी पत्नी है। मैं इसे ब्याह कर लाया हूँ। ब्याह कर लाया है तो इसे जहाँ चाहे ले जा और रह इसके साथ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दीपक ने नीता से लव मैरिज की थी, मगर उसके अमीर माँ बाप को ये शादी पसंद नहीं थी। इसीलिए वे नीता को अपनी बहू मानने से इनकार कर देते हैं और घर से निकाल देते हैं। दीपक उनकी परवाह नहीं करता। वो नीता को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगता है। दीपक, सर छिपाने के लिए घर तो मिल गया, अब पेट पालने के लिए कोई काम भी तो करना होगा। इसकी चिंता तू क्यों करती है? तेरे लिए तो मैं सिर पर कूड़ा कचरा ढोने से भी पीछे हटूंगा नहीं नीता। अगर कूड़ा कचरा ढोकर भी हमारा प्यार बना रहे तो उसमें क्या बुराई है दीपक? मैं भी तुम्हारे साथ कूड़ा कचरा ढो लूंगी। अरे मेरे हाथों में बड़ा दम है नीता, तुम घर में रानी बनकर रहना, कमाने का काम मैं करूंगा। दीपक अमीर बाप का बेटा होने पर भी नीता की खातिर मेहनत मजदूरी करने के लिए कमर कस लेता है। वो मजदूरी का काम भी बड़ा सख्त चुनता है। वो ट्रकों में सामान लोड करने और ट्रकों से सामान उतारने का काम करता है। सारा दिन पसीना बहाता, मगर मजदूरी अच्छी मिलती थी। दीपक, अरे तुम तो बड़े मेहनती हो भाई। तुमने 2 मजदूर साथ लेकर 3 घंटे में गाड़ी खाली कर दी। ये लो, पूरे 4,000 रुपए हैं, आपस में बांट लो। धन्यवाद सेठ। दीपक की मेहनत से नीता को किसी चीज की कमी नहीं होती। नीता सच में रानियों की तरह रहने लगी और कुछ दिन बाद वो गर्भवती हो जाती है। आपकी पत्नी गर्भवती है, माँ और बच्चे का पूरा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहिबा, मैं तो 24 घंटे इन्हीं का ख्याल रखता हूँ। पहले बस इनका ख्याल रखता था, अब इनके बच्चे का ख्याल भी रखूंगा। दीपक की ये बात सुनकर नीता थोड़ी बिगड़ जाती है और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, ये क्या बात हुई दीपक कि इनके बच्चे का? क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? अरे मैं ना, नाराज क्यों होती हो? बच्चा हम दोनों का है भाई। तो फिर आगे से कभी ऐसा मत बोलना, मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत बोल नीता, भगवान को जान देगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तुम और मेरा बच्चा हमेशा सलामत रहोगे। थोड़ा समय बीत जाता है। दीपक गर्भवती नीता का पूरा ख्याल रखता। दोनों की गृहस्थी मजे से कट रही थी कि तभी एक दिन आफत का पहाड़ ही टूट पड़ता है। दीपक मजदूरी करने जाता है तो लोहे का एक गाटर उसके ऊपर आ गिरता है और उसके सिर में गहरी चोट आती है। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? देखिए, प्लीज आप अपने आप को संभालिए। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनना था कि बेचारी गर्भवती नीता पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। दीपक, दीपक, ये क्या हुआ दीपक? इतनी जल्दी भगवान को जान देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? अपने बच्चे का मुंह तो देखकर चले जाते। दीपक, अब मेरा और बच्चे का क्या होगा? दीपक की मौत के बाद नीता पर चारों तरफ से दुखों की बिजलियां टूटने लगती हैं। एक दिन मकान मालकिन आकर कहती है, अब तेरा पति तो गुजर गया, मकान का किराया क्या तेरा बाप देगा? मुझ गर्भवती माँ पर दया करो दीदी, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को पैदा तो होने दो, फिर मैं मजदूरी करके आपका सारा किराया चुका दूंगी। गरीब कहीं की, तेरा बच्चा पैदा हो या मरे, मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? चल निकल मेरे घर से। 2 महीने से किराया नहीं दिया, उसको मैं तेरे सामान से वसूल करूंगी। ये कहकर निर्दयी मकान मालकिन ने नीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी भाग्य की मारी गरीब गर्भवती माँ भूखी प्यासी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती है। भैया, मुझ गर्भवती माँ पर दया करो, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी खिला दो। यहाँ मुफ्त में सूखी बासी रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी खानी है तो वो सामने जूठे बर्तनों का ढेर देखो, उन्हें धोकर ले आओ, 2 रोटी मिल जाएगी। भूखी नीता झट से बर्तन धोने में लग जाती है।
शरीर में जान नहीं थी, चक्कर आने को था, मगर फिर भी हिम्मत करके बर्तन धो ही देती है। भैया, सब बर्तन साफ कर दिए, अब तो 2 रोटी मिल जाएंगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएंगी। ये लो 2 रोटी। थोड़ा साग सब्जी नहीं मिलेगा क्या? तू क्या कोई सगी है मेरी जो तुझे साग सब्जी दूं? ये ले नमक और रोटी पर रगड़ कर खा ले, भिखारिन कहीं की। कुछ समय और बीतता है और धीरे धीरे बेचारी गरीब गर्भवती नीता की हालत और खराब होती जाती है। वो भीख मांगने को मजबूर हो जाती है। गर्भवती मादा को देखकर जानवर भी उस पर बुरी नजर नहीं रखते, मगर इंसान अपनी हवस के लिए जानवरों से भी 100 गुना ज्यादा गिर जाता है। एक दिन नीता एक आदमी से भीख मांगती है। साहब, 10-20 रुपए दे दो, पेट में पल रहे बच्चे को खाना मिल जाएगा। तेरे पेट में पल रहे बच्चे को क्या, तुझे भी बढ़िया खाना खिलाऊंगा, बस तू मेरे साथ चल। ये सुनते ही नीता को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कमीने आदमी से अपना हाथ छुड़ाकर उसके गाल पर तमाचा जड़ते हुए कहती है, मेरी जगह तेरी माँ बहन होती तो क्या फिर यही करता? तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। समय बीतता जाता है और नीता अपनी हालत बेरहम दुनिया के तानों और जानवरों की फितरत रखने वाले वहशी लोगों का सामना करते करते पगली सी हो जाती है। बिखरे बाल, फटे कपड़े और बच्चों जैसी हरकतें। मेरा बच्चा आएगा, खूब मैं दूध पिलाऊंगी, राजा उसे बनाऊंगी। बेचारी पगली, किसी वहशी दरिंदे ने इसे माँ बना दिया। मैं तो कहूँ कमीना कीड़े पड़कर मरेगा, जिसने पगली लड़की को भी नहीं छोड़ा। उन औरतों की बात सुनकर नीता को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन कहती है, मेरे पेट में पल रहा बच्चा तो मेरे पति का है, पर भाग्य खराब है, पति गुजर गया और मैं बेसहारा पगली हो गई। होती भी क्यों ना, जब कदम कदम पर इंसान रूपी भेड़िए एक गर्भवती माँ का भी चीर हरण करने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ दिन बाद नीता के बच्चे के पैदा होने का समय आ जाता है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं। वो सड़क पर चलते चलते एकदम से बेचैन हो उठती है और तभी एक गाड़ी से टकरा जाती है। बहू, तुम? बेटी, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आज तुम मिली भी तो पागलों की हालत में। सावित्री, बहू मिल गई है, अब देर मत कर, बहू को तुरंत अस्पताल लेकर चलना होगा। ये कहकर महेश और सावित्री नीता को गाड़ी में बैठाकर तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और कुछ घंटे बाद नीता एक लड़के को जन्म देती है। देखिए, अब जो गर्भवती भिखारिन लेकर आए थे सेठ, उसे लड़का पैदा हुआ है। खबरदार डॉक्टर, उसे भिखारिन कहा तो वो मेरी बहू है और अरबों खरबों की मालकिन है। हमारे लिए तो आज का दिन दिवाली का त्योहार है डॉक्टर, बेटा भगवान के घर से पोता बनकर लौटा है। महेश और सावित्री बहू और पोते के मिल जाने पर जितने खुश होते हैं, नीता उतनी ही दुखी हो जाती है। मैं ही तो गैर थी माँ जी, वो तो आपके बेटे थे, फिर उनके मरने पर भी आपका दिल क्यों नहीं पिघला? बेटी, हम तो तुझे लेने गए थे, पर तब तक तू ना जाने कहाँ चली गई थी। बेटी, हमें माफ करना, हमने बेटे की पसंद की लड़की को स्वीकार न करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटी नीता, अब जो हुआ सो हुआ, आज से तू ही हमारी बहू और तू ही हमारा बेटा है। ये कहकर महेश रोने लगता है और नीता उनका दर्द समझ जाती है। वो अपने सास ससुर और बेटे के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।